एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस और ये बुक है जियोग्राफी का जो नए सिलेबस के अनुसार 10th के बच्चों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 है ये जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इंग्लिश में इसे हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कहते हैं। आज हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप इसे नोट्स के रूप में ले सकते हैं क्योंकि एग्जाम में आपको नोट्स काफी आपके लिए मददगार होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10th का सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन को इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं और विकास को हम डेवलपमेंट कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि संसाधन किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि संसाधन क्या है, संसाधन किसे कहते हैं। हमारे पर्यावरण या हमारे आसपास में मौजूद सभी वस्तु जो हमारे किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हैं। याद रखिएगा, हमारे आसपास में जितनी भी वस्तुएं मौजूद हैं, जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, यदि वो हमारे जीवन में कहीं न कहीं हमारे लिए काम आते हैं, कहीं न कहीं उनका उपयोग हम करते हैं अपने जीवन में, तो वो क्या कहलाता है? वो संसाधन कहलाता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए संसाधन किसे कहते हैं, रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो हमारे पर्यावरण के अनुसार हमारे आसपास में जो भी वस्तु किसी न किसी प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, काम आता है, हम उसे संसाधन कहते हैं। इन सभी प्रकार के संसाधन का इस्तेमाल हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। ये तो आप सभी को भी पता है कि रिसोर्सेज का उपयोग हम करते क्यों हैं। तो रिसोर्सेज का उपयोग हम करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। पानी का उपयोग आप क्यों करते हो, हवा का उपयोग क्यों करते हो, पहाड़ का उपयोग क्यों करते हो, मिट्टी का उपयोग क्यों करते हो। तो ये सारी चीजों का उपयोग तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं ना, तो यही हमारा रिसोर्सेज कहलाता है। इसके अलावा इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चारों ओर मौजूद जितने भी पदार्थ हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे चारों ओर। हमारे चारों ओर में हवा है, पेड़ है, पौधा है, मकान है, वायु है, गैस है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन यह संसाधन तभी कहलाएगा, हम इसे संसाधन तभी कहेंगे जब वह हमारे मानव के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी हो। जब तक वो इंसान के लिए उपयोगी नहीं होगा, जब तक इंसान उसका उपयोग नहीं करता है, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो होती है जिसका उपयोग इंसानों के लिए नहीं होता है, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। संसाधन को मुख्य रूप से बनाए रखने के लिए हमारे आसपास प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के साधन भी मौजूद होते हैं। अब प्रौद्योगिकी और तकनीक क्या होता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीन और तकनीक को हम इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे संसाधन है ना कि बिना प्रौद्योगिकी के, बिना टेक्नोलॉजी के आप उपयोग नहीं कर सकते हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बता दें, पेट्रोल की अगर हम बात कर ले, तो पेट्रोल अगर हमें पता है कि वो एक ईंधन के रूप में तो नहीं प्राप्त होता है, उसको पहले परिष्कृत किया जाता है, रिफाइंड किया जाता है, उसको कई प्रकार से मशीनों में साफ किया जाता है, तब जाके पेट्रोल तैयार होता है। लेकिन अगर हम समुद्र में गए और डायरेक्ट वहां से कचरा उठा के अपने बाइक में या कार में डाल लेंगे तो पेट्रोल का काम करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी संसाधन है उनका सही तरीके से उपयोग करने के लिए कई प्रकार के प्रौद्योगिकी हैं और कई प्रकार के टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। और यह सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होना आवश्यक है। सांस्कृतिक रूप से कहने का मतलब है कि हमारे लिए संस्कृति की मान्यता भी उस संसाधन के लिए होना जरूरी माना जाता है। तो यही हमारा संसाधन के बारे में था। है संसाधन का वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब जो संसाधन है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। अलग अलग भागों में बांटा जाने का मतलब ये है कि मुख्य रूप से संसाधन जो है, रिसोर्सेज जो है, उनको चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में मुख्य रूप से संसाधन को बांटा गया है। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। अब हम आपको इन चारों पॉइंटों को समझा देते हैं कि संसाधन का जो ये वर्गीकरण है,
ये जो बाँटने का तरीका है ये क्यों है? तो पहला जो हमारा है वो कहता है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर भी रिसोर्स को अर्थात संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हमेशा जैव और अजैव घटक आते हैं। 1 नंबर के लिए वेरी, वेरी इंपोर्टेंट रहेगा, आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, उत्पत्ति कहने का मतलब है जो उत्पन्न हुआ है, जो नेचर के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, उसके हिसाब से संसाधनों को 2 भागों में बाँटा गया है, जिसमें हम हमेशा जैव और अजैव घटक को रखते हैं। दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, तो इसमें मुख्य रूप से नवीकरण योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन रखा गया है। अब समाप्यता कहने का मतलब है जो चीजें खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, तो उसके अनुसार संसाधन को 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है नवीकरणीय, दूसरा है अनवीकरणीय। यहाँ पे आप बातों को समझिएगा, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनको खत्म होने के बाद वापस बनाया जा सकता है। जैसे हम पानी पीते हैं और बारिश होता है तो पानी फिर से पूरा हो जाता है। जैसे हवा हम सांस के तरीके से अंदर ग्रहण करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसमें वापस ऑक्सीजन को रिलीज करके उसको वापस बना देते हैं। तो इसी के आधार पर समाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है। स्वामित्व कहने का मतलब है मालिकाना। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका होता है, आप उसके मालिक होते हो। जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, मेरा ये माइक है, मेरा ये पेन टैबलेट है, मेरा ये टीवी है, मोबाइल है, तो इसका मालिक कौन हुआ? मैं हूं ना। इसी को कहते हैं स्वामित्व, मतलब मालिक। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरे पे आता है सामुदायिक संसाधन, तीसरे पे आता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथे पे आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन का मतलब होता है जो प्रॉपर मेरा है, इस पे दूसरे किसी व्यक्ति का हक नहीं होगा। सामुदायिक का मतलब होता है कि एक समाज का जो संसाधन होता है, जैसे गांव वगैरह में आप देखते होगे नदी होता होगा, कुआं होता होगा, उस पे किसी एक व्यक्ति का तो अधिकार नहीं होता, उस पर उस समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया राष्ट्रीय संसाधन, जो एक देश का है, एक देश के अंदर जितने संसाधन होंगे उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। और चौथे पे है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है जिसपे किसी देश का हक न हो करके अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार होता है, उसे हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और सबसे लास्ट जो है वो कहता है विकास के स्तर पर भी, मतलब विकास को आधार मानकर संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है, जिसमें आपको संभावी संसाधन पढ़ना है, विकसित संसाधन पढ़ना है, भंडार का संसाधन पढ़ना है और संचित कोष संसाधन पढ़ना है। इन सभी पॉइंट्सों को आपको आगे पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य रूप से आपको समझाया गया है कि संसाधन किसे कहते हैं, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। दूसरा पॉइंट है कि संसाधनों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, तो मुख्य रूप से संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है और इन चारों पॉइंट्सों को मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अब शुरुआत से हम देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब इसे डिटेल्स में समझेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो मैंने तो आपको बताया था इससे पहले वाले पेज में, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण हुआ है वो 2 भाग में किया गया है। एक है जैव घटक और दूसरा है अजैव घटक। लेकिन हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न आ गया हो कि आखिर जैव घटक क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैव घटक से कि जैव घटक किसे कहते हैं, जिसे हम जैव संसाधन के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ऐसे सभी संसाधन जो हमें जीव मंडल या प्रकृति या फिर वातावरण से प्राप्त होता है। कोई इंसान नहीं बनाता, कोई कंपनी नहीं बनाता, कोई मशीन नहीं बनाता, कोई एआई नहीं बनाता, ये प्रकृति बना के देती है। हवा को किसने बनाया?
प्रकृति ने बनाया। जल को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। मिट्टी को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। पहाड़ को किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो ये जितने भी संसाधन है ये बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे, अर्थात जैव संसाधन कहलाएंगे। और इसमें एक पॉइंट और आपको समझना, जैव संसाधन में हमेशा आप उन्हीं संसाधनों को रखिएगा जो सजीव हैं, जिनके अंदर जीवन है, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो प्रजनन करते हैं। तो ऐसे को हम जैव संसाधन कहेंगे। जैसे कि हम इंसान, पेड़ पौधों को भी आप ले सकते हो, पशु पक्षी, जीव जंतु। तो ये सारे जो है वो जैव संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि ये उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको बताया है कि संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव, दूसरा है अजैव। जैव में हमेशा वो संसाधन आएंगे जिनको प्रकृति ने बनाया है और वो सजीव हैं, मतलब वो जीवित हैं, वो प्रजनन कर सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं, वो खाना बना सकते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया और दूसरे पशु पक्षी हो गए। वहीं दूसरे नंबर पे यदि हम अजैव संसाधन की बात करें तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हुए हैं, इनके अंदर जान नहीं है, ये खाना पीना नहीं खा सकते हैं, ये विकास नहीं कर सकते हैं, ये प्रजनन नहीं कर सकते, अर्थात निर्जीव है। और निर्जीव कहने का मतलब है जिसमें जान नहीं होता, निर्जीव कहलाते हैं। ऐसी चीजों से किसी संसाधन का यदि निर्माण होता है तो हम इसे फिर अजैव संसाधन कहते हैं, मतलब ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए चट्टान हो गया और धातु हो गया। अब देखिए, लोहा को भी तो इंसानों ने नहीं बनाया ना, धातु बहुत सारे हैं, सोना चांदी ये सब तो खनिज जमीन के नीचे से निकलता है, कोयला जमीन के नीचे से निकलता है। इसके अलावा जो चट्टाने हैं, पहाड़े हैं, ये सब भी तो निर्जीव है, लेकिन बनाया तो इसे प्रकृति ने है ना, इसीलिए ये निर्जीव है और ये अजैव संसाधन कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। देखिए, इससे पहले वाले में ही मैंने आपको नंबर 1 पे जो बताया था वो उत्पत्ति के आधार पे बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा जो हमारा यहाँ पे कहता है वो कहता है समाप्यता के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब अगला टॉपिक हमारा यही है, समाप्यता के आधार पर यदि आपको संसाधनों का वर्गीकरण करने की बात आएगी, संसाधनों का बांटने का बात आएगा, तो वो आएगा पहले नंबर पे नवीकरणीय संसाधन और दूसरे नंबर पर अनवीकरणीय संसाधन। और फिर से मुद्दा वही उठता है कि आप लोग के मन में डाउट आ सकता है कि आखिर नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट, नवीकरणीय संसाधन जिसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, या फिर वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा स्थापित किया जा सके, पुनः उपयोग में लाया जा सके, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वन हो गया, जल हो गया आदि। अब ध्यान से समझिए, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, या फिर इनका उपयोग हम मशीनों के माध्यम से फिर दोबारा बनाने के लायक बना दें, या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोबारा बनाने लायक बना दें। तो ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। याद रखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिसका उपयोग इंसानों के द्वारा दोबारा किया जाता है, पुनः किया जाता है, एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसको उपयोग करने लायक बनाया जाता है। ऐसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यहीं पे दूसरा पॉइंट हमारा है अनवीकरणीय संसाधन, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, मतलब अगर एक बार आपने उसका उपयोग कर लिया तो आप दोबारा उसका उपयोग नहीं करोगे। इसका निर्माण एवं विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, मतलब इसको बनाने में
हजारों लाखों वर्ष का समय लग जाता है, तब जाके ये संसाधन बनकर ऊपर आता है। अर्थात ऐसे संसाधन जो हमारे पृथ्वी पर लंबे समय में बनकर तैयार होते हैं, मतलब जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। आपको पता है कि ये जो मिट्टी, ये जो सॉइल है, ये जो रेत है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाता है। करोड़ों वर्ष में जाके तब मिट्टी तैयार होता है। यदि एक बार ये खत्म हो जाए तो उसके निर्माण में पुनः लंबे समय की जरूरत होगी। वे संसाधन क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि खनिज की बात कर ले, लोहा की बात कर ले, सोना की बात कर ले। अर्थात ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और अगर इनका उपयोग आप एक बार कर लेते हो तो दोबारा इनको बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसीलिए ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन अर्थात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्योंकि मैंने पहले के स्लाइड में आपको बताया था कि यहाँ पे तो हमने संसाधन को डिस्कस किया था, उसके बाद मैंने पहला तो उत्पत्ति के आधार पे बताया था, दूसरा समाप्यता के आधार पे बताया था जो अभी अभी समाप्त हुआ है, और तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। अब हम बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर जो संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है, उसमें भी दो प्रकार के वर्गीकरण है। पहला तो है व्यक्तिगत संसाधन और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। इसके अलावा दो पॉइंट और आपको पढ़ने हैं। तीसरा हमारा इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अर्थात कि अगर स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर अगर संसाधनों को बांटा जाए तो वो मुख्य रूप से चार भागों में बंटता है। व्यक्तिगत, जिसमें हम इंडिविजुअल या पर्सनल रिसोर्सेज कह सकते हैं। सामुदायिक, मतलब कि कम्युनिटी के लिए रिसोर्सेज कह सकते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतरराष्ट्रीय। तो सबसे पहले पॉइंट में हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। तो वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व अर्थात मालिकाना, जिसका मालिक होना हक किसी निजी व्यक्ति के पास होता है। ये बिल्डिंग जिसमें हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का होगा ना। लेकिन अगर हम आपके स्कूल की बात कर ले तो वो किसी एक व्यक्ति का तो नहीं है, वो तो कई सारे समूहों का है ना, कई सारे लोगों का है, वो सरकारी प्रॉपर्टी हो गया। व्यक्तिगत संसाधन में आपको बताना है वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिसका स्वामित्व अर्थात जिसका ऑनर, जिसका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है। उदाहरण के लिए किसी किसान की जमीन की बात कर लो। किसी किसान की अगर जमीन की हम बात करते हैं तो उस जमीन का मालिक कौन होगा? वो किसान होगा, न कि पूरा गांव होगा, और न कि सरकार होगा, और न कि अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन होगा। उस जमीन का मालिक सिर्फ और सिर्फ वो किसान होगा। किसी के घर की बात कर लो, आप सभी का अपना अपना घर है, यहाँ नहीं है, गांव में तो है ना, उसका मालिक कौन है? आप ही लोग हो ना। तो मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति का है वो, तो ये व्यक्तिगत संसाधन कहलाएगा। वहीं पे अगर हम सामुदायिक संसाधन की बात कर लें, वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, मतलब एक व्यक्ति नहीं करता, उसका उपयोग सभी लोग करता है। जैसे कि आप पार्क की बात कर लीजिए, पार्क में ऐसा लिखा हुआ है क्या कि कोई एक ही व्यक्ति आएगा? नहीं ना, उसमें जिसको मन होगा वो जा सकता है, पूरे समुदाय के लोग जा सकते हैं, खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तालाब की बात कर लो, पार्क की बात कर लो, शमशान की बात कर लो, कब्रिस्तान की बात कर लो, तो ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा कहता है राष्ट्रीय संसाधन। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, भारत के अलावा भी बहुत सारे देश है। आपको पता है कि पूरे विश्व में टोटल 194 कंट्रीज हैं, 194 देश हैं टोटल के। जो देश की सीमा है उसका अपना कुछ जमीन होगा ना, हर देश का अपना कुछ जमीन होता है। उस देश की जो जमीन है ना, वही राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा, मतलब उस राष्ट्र का जो नक्शा है उसके अंदर जो जमीनें मौजूद हैं या फिर संसाधन पे उस देश का हक होता है, मतलब यही हमारा राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि सरकारी जमीन, जैसे कि मैं आपको बता दूं जो सड़कें हैं,
भारत में तो बहुत जगह सड़कें हैं। किसी को देखा है कि कोई कह दे कि है ये हमारा सड़क है? हाँ, मज़ाक-मज़ाक में कभी-कभी लोग कह देते हैं, क्या तुम्हारे बाप का सड़क है? तो ये मज़ाक है, लेकिन वो सड़कें किसी के बाप का नहीं होता, वो सड़कें किसका होता है? सरकार का होता है। तो हम अब बात सरकारी ज़मीन की कर लेते हैं, सड़क की कर लेते हैं, नहर की कर लेते हैं, रेल की कर लेते हैं। रेल जिसमें हम लोग सफ़र करते हैं, रेल, ये भी सरकारी प्रॉपर्टी है, अर्थात राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क तो मैंने आपको बताया ही है कि राष्ट्रीय संसाधन है, सरकारी जमीन जैसे स्कूल की जमीन को मैंने आपको बताया, तो ये सब सरकार का है। इसके अलावा नहर, नदी जो भी होता है, ये सब भी सरकारी प्रॉपर्टी होता है, तो मतलब ये राष्ट्रीय संसाधन नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। वहीं चौथे नंबर पे अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, तो जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का क्षेत्र ले लीजिए। देखिए, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे समुद्र हैं ना, लेकिन समुद्र से मतलब जहां हमारा भारत देश है और जहां समुद्र शुरू हुआ है, वहां से 200 किलोमीटर अंदर तक ही उस देश का प्रॉपर्टी माना जाएगा। 200 किलोमीटर के बाद का जितना समुद्र है, वो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। ये एक नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल याद रखिएगा। किसी भी देश का नियंत्रण उस देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर होता है। 200 किलोमीटर के आगे का जो समुद्र का क्षेत्र है, वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आता है। आपको तो पता है कि समुद्र तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, हजारों किलोमीटर लंबा होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, लेकिन उसमें जो तट रेखा है किसी भी देश का, उससे 200 किलोमीटर तक तो वो देश का होगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत चला जाता है। हम चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, विकास के स्तर पर या विकास के स्तर को आधार मानकर संसाधन का वर्गीकरण। तो इसमें भी आपको पहला पॉइंट है संभावी संसाधन। संभावी संसाधन के बारे में जान लेते हैं, इसे इंग्लिश में हम पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र के कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, इन्हें हम संभावी संसाधन कहते हैं। मतलब अभी वो रिसोर्सेज हमारे देश में मौजूद हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम संभावी संसाधन कहेंगे। उदाहरण के लिए गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा मतलब सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा एनर्जी बनाई जाती है, या फिर पवन ऊर्जा, तो ये सारी चीजें मौजूद तो है रिसोर्सेज के रूप में, लेकिन अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसे हम संभावी संसाधन कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है विकसित संसाधन। संसाधन को डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। ऐसे संसाधन जिनके उपयोग के लिए प्रभावी तकनीक उपलब्ध है, मतलब कि ऐसा रिसोर्स, ऐसा संसाधन जिनके उपयोग करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, मशीन भी है, उनके उपयोग के लिए सर्वेक्षण, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि कब, कितना, क्यों, कहां, कैसे इसका उपयोग करना है। ये सारे संसाधन जो हैं वो विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो संसाधनों का वर्गीकरण था 4 प्रकार से, जिसमें चौथा हमारा था विकास के स्तर को आधार मानकर संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें हमें यहाँ पे संभावी और विकसित संसाधन के बारे में पढ़ना था। 3 हमारा कहता है भंडार संसाधन, मतलब स्टोर्ड रिसोर्सेज। अब ऐसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, मतलब बहुत अच्छा मात्रा में हमारे पास मौजूद हैं, परंतु सही तकनीकी के कारण उनका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। भंडार संसाधन कहने का मतलब है संसाधन तो है अवेलेबल, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि उसका उपयोग कैसे करना है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में, उपयोग करना ही नहीं आता है। यह एक ऊर्जा का अच्छा स्रोत बन सकता है, परंतु इसके लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि इसका उपयोग करना कैसे है, इसीलिए इसे हम भंडार संसाधन कहते हैं। नंबर 4 हमारा कहता है
संचित संसाधन, जिसे हम रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं। मतलब ऐसे रिसोर्स में आपको क्या होगा कि संसाधन भंडार का हिस्सा है। मतलब भंडार संसाधन के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसी का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब इनको टेक्नोलॉजी या मशीन के माध्यम से इनका संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। मतलब अभी शुरुआत नहीं किया गया है इनका। इनका उपयोग भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाएगा, इसलिए इसे संचित संसाधन कहा गया है। मतलब रखा हुआ है, स्टोर करके रखा गया है, परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार के बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। अभी नहीं किया जा रहा है, भविष्य में किया जाएगा, जरूरत के हिसाब से किया जाएगा, जब जरूरत होगा तब किया जाएगा। ऐसे संसाधन को हम संचित संसाधन कहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है संसाधनों का विकास। इसे भी ध्यान से समझिए। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। जीवन यापन के लिए कहने का मतलब है कि कोई भी रिसोर्सेज मनुष्य के जीवन के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है ना। कितना महत्वपूर्ण है। आपको अगर ऑक्सीजन नहीं दिया जाए, आपको अगर पानी नहीं दिया जाए, आपको अगर मिट्टी नहीं दिया जाए, तो आप जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो संसाधन मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, उनके जीने का एक स्रोत है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी यह संसाधन महत्वपूर्ण होता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो प्रकृति ने दिया है, नेचर ने दिया है। और वास्तविकता भी तो यही है ना कि रिसोर्सेज जितने भी संसाधन है उसे किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं है। क्या ये बड़े बड़े पहाड़ व्यक्ति बना पाएगा? क्या ये बड़े बड़े जमीन का, पृथ्वी का निर्माण व्यक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। ये सब नेचर ने दिया है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है। अभी के समय में अगर हम इंसानों की बात कर लें तो मानव ने, इंसानों ने इनका बहुत ही अंधाधुंध उपयोग किया है और बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया है, जिससे कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उसका गलत तरीके से उपयोग करने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब हम इन समस्याओं के बारे में जानते हैं। पहला समस्या हमारा है सतत पोषणीय विकास। भी नहीं, ये डबल भी आई रहेगा। वेरी 100% चांस है इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। इसलिए मैं अगेन कह रहा हूं कि ये 200% चांस है इस प्रश्न के आने का। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि आप विकास कर रहे हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब डेवलपमेंट करो, खूब तरक्की करो, खूब टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपको मॉल बनाना है, मॉल बनाओ, रेल बनाना है, रेल बनाओ, मेट्रो बनाना है, मेट्रो बनाओ, लेकिन जंगलों को काट के नहीं बनाना है, मिट्टी की गड्ढा खुदाई करके नहीं बनाना है, नदियों के धाराओं को मोड़ के नहीं बनाना है, आपको पहाड़ों को तोड़ के नहीं बनाना है, क्योंकि इससे पर्यावरण का नुकसान होता है। आपको डेवलपमेंट करना है, करो, लेकिन बिना पर्यावरण के छेड़छाड़ के। और ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी तो हमें रिसोर्सेज बचा के रखना है। अगर सारे पानी का बर्बादी हम आज ही कर देंगे तो आगे आने वाले हमारे जो पीढ़ी हैं, हमारे जो भविष्य के बच्चे होंगे, वो, उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएंगे ना। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे ना। तो सतत पोषणीय विकास में कहा गया है कि बिना आप दोहन किए हुए, बिना क्षति पहुंचाए हुए, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए आप जितना विकास करना है करो, लेकिन पर्यावरण को क्षति मत पहुंचाओ। हमारे भविष्य को अनसिक्योर मत करो। तो हमारे भविष्य को मतलब कि ऐसे जगह पे मत धकेल दो जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो लोग होंगे, उनको समस्याओं का सामना करना पड़े। तो ये हमारा सतत पोषणीय विकास के बारे में था।
हमारा कहता है रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये भी हमारे लिए वीवीआई रहेगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सिलेबस का एक प्रमुख टॉपिक भी है। तो याद रखिएगा रियो डी जेनरो जो है पृथ्वी सम्मेलन, इसके बारे में जून 1992 की बात है। 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनरो में प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। देखिए 100 देशों से अलग, मतलब कि 100 देशों के लगभग लगभग जो देश के प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं या प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, इससे अधिक लोग 1992 में ब्राजील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनरो, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन में इकट्ठा हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। ये जो सम्मेलन था ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, जो परेशानी उत्पन्न हो रही थी, जो पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहा था, वो किसी एक देश के लिए नहीं, कई अलग-अलग देशों में ये सारी परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। तो इन सभी देशों के लोगों ने आपस में बैठकर एक मीटिंग किया और इस समस्या का समाधान ढूंढने का कोशिश किया। इस सम्मेलन में एकत्रित जितने भी नेता थे, वो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यहाँ पे जो 100 अलग-अलग देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आए, उन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, मतलब जंगलों को लेके जो नियम थे, कानून थे, इस पर सहमति जताई गई। सभी देशों ने कहा कि हम इसी प्रकार से अपने जंगलों को बचाने के लिए तत्पर रहेंगे। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान हुआ। एजेंडा 21 के बारे में भी आपको पढ़ना आएगी स्लाइड में कि एजेंडा 21 क्या है। तो यहाँ पे आपने रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में जान लिया। अब हम एजेंडा 21 की बात करेंगे। अब हम एजेंडा 21 का वीडियो के सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने पूरे वीडियो को बनाया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी हम इसको वन पार्ट के रूप में छोड़ देते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, इसको हम सेकेंड पार्ट में फिर एजेंडा 21 को शुरुआत करेंगे।